नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर उत्तराखंड। खबर उत्तराखंड में सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को देहरादून बुलाया गया है। आपको बता दें कि गढ़वाल के श्रीनगर में चल रहे कार्यक्रम से धन सिंह रावत को बुलाया गया है। हेलीकॉप्टर से धन सिंह रावत पहुंचे देहरादून। सीएम की दौड़ में लगभग तय है धन सिंह रावत का नाम। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को देहरादून बुलाया गया है। गढ़वाल के ईश्वरीनगर में चल रहे कार्यक्रम से धन सिंह रावत को बुलाया और आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर से धन सिंह रावत पहुंचे देहरादून और सीएम की दौड़ में लगभग तय है धन सिंह रावत का नाम। आपको बता दें कि उत्तराखंड के नेतृत्व में बदलाव होने जा रहा है और धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को देहरादून बुलाया गया। गढ़वाल के श्रीनगर में चल रहे कार्यक्रम से धन सिंह रावत देहरादून पहुंचे हेलीकॉप्टर के माध्यम से। और साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड के नेतृत्व को लेकर जिस तरह से लगातार घमासान मचा हुआ है, देहरादून उत्तराखंड से लेकर लगातार दिल्ली तक सियासी सरगर्मियां तेज हो रही हैं। और इस बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड के नेतृत्व में बदलाव होने जा रहा है और जिसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। धन सिंह रावत का नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए राम गोपाल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राम गोपाल, धन सिंह रावत को देहरादून बुलाया गया। सीएम की रेस में सबसे आगे नाम चल रहा है धन सिंह रावत का। क्या कोई ताजा अपडेट मिल पा रहा है? हलचल उत्तराखंड की जो राजनीति है उसको में देखने को जो मिल रही है, कहीं ना कहीं चेहरे के परिवर्तन को लेकर के जिस तरीके से जो उठक पटक जो उत्तराखंड में है उसको देखते हुए जो धन सिंह रावत है, जो सहकारिता मंत्री हैं, उनको श्रीनगर से जो है तत्काल जो हेलीकॉप्टर के जरिए जो देहरादून बुलाया गया है। कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है, उनकी जो पैरवी वो खुद जो इन्होंने की है जो मुख्यमंत्री के तौर पर इनका चेहरा आगे लाने के लिए। जी बिलाल, बिल्कुल, लेकिन क्या कुछ माना जाए बदलाव जो होगा, क्या कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह से कल से चर्चा देहरादून से उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक गर्म है राजनीतिक गलियारों में, नया नाम मिल सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है, उनकी जो एक अपील थी, जो एक इस तरीके से जो धन सिंह रावत है उनको लेकर के जो एक पैरवी की गई है, कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर जाहिर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है उत्तराखंड की जो राजनीति है उसको लेकर के। जो अगले जो सीएम होगा उत्तराखंड का, वो धन सिंह रावत को शायद कहीं ना कहीं एक तरह से जो है चेहरा बनकर उभरे। और इसके साथ साथ खबर ये भी आ रही है बिलाल की जो डिप्टी सीएम है, कहीं ना कहीं अजय भट्ट को भी बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल, और ये पैसा पहली बार होगा कि अब डिप्टी सीएम भी यहाँ पर जो है उत्तराखंड में भी हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन इस पूरे बदलाव के पीछे की कहानी क्या है राम गोपाल? ऐसा क्या हुआ कि उत्तराखंड का नेतृत्व ही बदला जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी में जो ये उथल पुथल देखने को मिल रही है, जो विधायक हैं, कहीं ना कहीं मंत्री हैं, उनकी सीधी एक तरह से जो ये है कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री पर सीधे आरोप हैं कि इनके जो नेतृत्व में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी कहीं ना कहीं जो चर्चाएं हैं, जो बाजार कई दिनों से उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं, वो गर्म है। इसी को लेकर के कहीं ना कहीं जो विधायक दल की बैठक भी है वो कल देहरादून में होनी है। कहीं ना कहीं जो राम सिंह है और पीयूष गौतम है, उनको भी जो है जो दिल्ली से आज शाम तक देहरादून पहुंच जाएंगे। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि जो सीएम का जो चेहरा होगा या धन सिंह रावत, और डिप्टी सीएम के लिए भी कहीं ना कहीं मोहर लग सकती है बिलाल। बिल्कुल, लेकिन अगर धन सिंह रावत जी को नेतृत्व दिया जाता है उत्तराखंड का, तो क्या रफ्तार मिलेगी? किस तरह से विकास आगे बढ़ेगा? जनता के हिसाब से अगर देखा जाए, नया नाम जो धन सिंह रावत का आ रहा है कि अगर उत्तराखंड का नेतृत्व दिया जाता है तो कितना कारगर साबित होगा? बिल्कुल, देखिए बिलाल, मैं बता दूं कि जो धन सिंह रावत है वो कहीं ना कहीं संघ से जुड़े हुए भी है और उनकी जो अहम भूमिका है वो अयोध्या आंदोलन में भी रही है। तो इसी को लेकर के कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है, उन्होंने जो है इन्हीं के नाम की एक तरह से जो अपील की गई है हाई कमांड से। हालांकि जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है वो हाई कमांड से लगातार जो है बने हुए हैं। अब वो क्या नाम जो मुख्यमंत्री है वो राजभवन के लिए निकले हैं। जो राज्यपाल है उनसे मुलाकात करने के बाद उसके बाद 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे
उसके बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि राजनीतिक गलियारों में जो हलचल फिलहाल देखने को मिल रही है उसका जो नतीजा है वो क्या निकलने वाला है। जी बिल्कुल। लेकिन एक और सवाल सामने आता है निकलकर रामगोपाल, जिस तरीके से ये बदलाव हो रहा है उत्तराखंड के नेतृत्व में, यहाँ पर जो है सीएम बदलने जा रहा है, जो ये नाराजगी है, 1 साल का जो है वक्त है, उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इस नाराजगी को कैसे दूर किया जाएगा? बिल्कुल बिलाल, देखिए जिस तरीके से अब पहले झारखंड में जो स्थिति रही है बीजेपी की, उसको लेकर के उत्तराखंड में भी 2-3 दिनों से जो गहना गमी रही है राजनीति को लेकर के, सीएम के चेहरे को लेकर के, जो विधायक हैं उनके द्वारा कुछ मंत्री मंडल को लेकर के, विस्तार को लेकर के जो ये स्थिति जो बनी है, वो कहीं ना कहीं ये साफ दर्शाती है कि बीजेपी पहले तो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे कि उनकी जो छवि उत्तराखंड में बनी हुई है, कहीं ना कहीं उससे जो है जो राजनीतिक है उस पर किसी चीज को लेकर के फर्क पड़े। अब स्थिति ये साफ है कि कहीं ना कहीं जो चेहरा है वो अब बीजेपी जो है उत्तराखंड में बदलने जा रही है, और साथ ही डिप्टी सीएम को लेकर भी कहीं ना कहीं मोहर लग सकती है। जी चलिए, शुक्रिया आपका रामगोपाल, आप इसी खबर पर नजर बनाए रखेगा, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन उत्तराखंड के नेतृत्व में बदलाव होने जा रहा है और ये बदलाव कितना कारगर साबित होगा बीजेपी के लिए, 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें क्या कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि 4 साल उत्तराखंड सरकार के कार्यकाल के पूरे होने जा रहे हैं, और कितना विकास, फिर इस तरह का बदलाव, उसके क्या कुछ समीकरण निकलेंगे और क्या कुछ असर पड़ेगा, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्रीय महामंत्री सुशील उनियाल और साथ ही कुमाऊं प्रभारी तेज सिंह कार्की ने भी पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की है, और बैठक में चुनाव रणनीति की यहां पर तैयारियों पर भी मंथन किया गया। केंद्रीय महामंत्री सुशील उनियाल ने कहा है कि यूकेडी उत्तराखंड में पूरे 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, और सत्ता का सुख भोग चुकी कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियां जनता के साथ किए गए वादों पर खरी नहीं उतर पाई हैं। और तेज सिंह कार्की ने यहां पर कहा है, उत्तराखंड में कांग्रेस और साथ ही बीजेपी से जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता उनके झूठे वादों से परेशान है, और जनता तीसरे विकल्प की यहां पर तलाश कर रही है, और यूकेडी जल्द ही उत्तराखंड की सभी जिला स्तर पर कार्यकारिणी का गठन भी करेगी। और उधर लक्सर में कैग की रिपोर्ट में बड़े घोटाले के यहां पर भंडाफोड़ को लेकर भी कांग्रेस और साथ ही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन बीजेपी नेता और सरकार के मंत्री इसे विपक्ष का चुनावी स्टंट बता रहे हैं। राज्य मंत्री अमिलाल वाल्मीकि का भी कहना है कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, और अगर किसी विकास कार्य में अधिकारियों की लापरवाही से कुछ ऊंच नीच यहाँ पर हुई है तो सरकार उसकी जांच कराकर स्थिति को साफ करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो अपने मुख्यमंत्री हैं, उनका जो है सर्वप्रथम ये सोच है कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो मात्र शक्ति तक पहुँचे, मात्र शक्ति का कल्याण हो, और उसके सापेक्ष मात्र शक्ति के लिए जितनी सरकारी योजनाएं हैं उनको बार बार जब भी हमारी भी मीटिंग होती है तब भी उनको ये कहा जाता है कि मात्र शक्ति की तरफ जो है आपको विशेष ध्यान रखना, और जो उनकी योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए प्रयास करना है, और जो धरातल पर नहीं उतर रही हैं, जहाँ जहाँ कुछ खामियां हैं उनके लिए सरकार को सचेत करना है। महाकुंभ 2021 में संतों का पट्टाभिषेक कर महामंडलेश्वर की उपाधि दी जा रही है। निरंजनी अखाड़े ने सभी 13 अखाड़ों के पीठाधीश्वर और साथ ही महामंडलेश्वर को भी साक्षी मानकर स्वामी ललिता गिरी महाराज को मंत्रोच्चारण के साथ पट्टाभिषेक कर महामंडलेश्वर बनाया है। स्वामी नरेंद्र गिरी महाराज ने बनाया। आपको बता दें कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि निरंजनी पंचायती अखाड़ा ने भारत माता मंदिर के महंत ललिता गिरी को सभी पीठाधीश्वर और साथ ही मंडलेश्वर को यहाँ पर साक्षी मानकर महामंडलेश्वर का पट्टा अभिषेक किया गया। हमारे पंच परमेश्वर उपस्थित रहे, और इन सब की जो व्यवस्था हमारे महंत रविंद्रपुरी महाराज जी जो मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं और हमारे अखाड़े के सचिव भी हैं, उनके माध्यम से सबको सम्मानित भी किया गया, और हमारे महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक किया गया। महामंडलेश्वर पद का गरिमामयी पद है, और इसका पालन करने का दायित्व आज स्वामी ललिता जी को दिया गया। धर्म का प्रचार करना
अखाड़े का प्रचार करना इनका दायित्व तो रहेगा। रामनगर में राज्य महिला सशक्तिकरण की ब्रांड एम्बेसडर कविता बिष्ट इन दिनों रामनगर में सिलाई कढ़ाई का भी प्रशिक्षण देकर महिलाओं को रोजगार से जोड़ रही है। आपको बता दें कि एसिड अटैक के बाद भी कविता के हौसले में कमी नहीं आई है। दरअसल कविता पर दिल्ली में कार्य करने के दौरान 2008 में 2 युवकों ने एसिड अटैक कर दिया था। घटना के बाद कविता का पूरा शरीर, चेहरा और साथ ही दोनों आंखें भी जल गई थी। बताया जा रहा है कि आंखें जाने के बाद भी उन्होंने एक नए जीवन की शुरुआत करते हुए कई तरह के प्रशिक्षण लिए, जिसके चलते कविता रामनगर के जस्सागंज क्षेत्र में कढ़ाई, बुनाई और साथ ही कई सजावटी सामान बन रही है। और साथ ही आपको बता दें, साथ ही वे महिलाओं को भी इस पूरे काम से जोड़कर उनको सिखा रही है। मेरा 2008 में एसिड अटैक हुआ था। मोस्टली सभी लोग जानते हैं, उस हिस्ट्री को दोबारा दोहराना नहीं चाहती। अब जो मेरा कॉन्सेप्ट है रामनगर में, जो मैंने महिलाओं के लिए यहाँ पे संस्था खोली है, मैं चाहती हूँ कि मेरी लोकल की जितनी महिलाएं आ रही हैं ग्रामीण की, इनको एक रोजगार मिले। और मेरी संस्था में कविता वुमन सपोर्ट होम में 60 महिलाएं यहाँ पे आ रही हैं सीखने। तो मेरी गवर्नमेंट से एक ही पहल है कि यहाँ पे मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें गवर्नमेंट, और ताकि मैं इस संस्था को एक अच्छा आगे तक पहुँचाने में बहुत मेरे हेल्प हो और महिलाओं को मैं एक रोजगार दे पाऊँ। देखिए, ग्राम प्रधान होने के नाते जो मेरा फ़र्ज़ है उस महिला को एक आइडेंटिटी दिलवाना, लेकिन उसने मुझे बताया कविता ने कि वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, उसको 17 अवार्ड्स मिल चुके हैं, उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का। आप सोचिए, तो उसके बावजूद भी उसको कोई आइडेंटिफाई नहीं करता है। तो मेरा मोटिव ये है कि उसको किसी ना किसी तरीके से आइडेंटिफिकेशन मिले, उसको एम्पावरमेंट मिले, और वो जो काम कर रही है यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लोगों को सिखा रही है, लड़कियों को, लेडीज़ को हमारे गाँव की सिखा रही है काफ़ी चीज़ें। तो मैं चाहती हूँ उसमें सब लोग उसको मोटिवेट। और चलिए बात करेंगे विकासनगर की। विकासनगर की टुमली गांव में ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह उर्फ बिट सरदार ने पुल निर्माण का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि यहां पर क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए जिला पंचायत सदस्य पूजा रावत ने भी खाले का पुल निर्माण कार्य शुरू किया। और वहीं पुल निर्माण कार्य का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख सरदार जसविंदर सिंह ने किया है, जहां पर पुल निर्माण शिरडी वैली जाने वाले रास्ते पर राजकीय इंटर कॉलेज के पास किया गया। और वहीं लोगों की समस्या को देखते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान और पूर्व जिलाध्यक्ष मोहम्मद आरिफ, ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह ने ग्राम प्रधान चिमली के अनुरोध पर समस्या का समाधान निकाला गया। गांव इस विकासखंड विकासनगर का एक इंटीरियर में और बॉर्डर पे गांव है, थोड़ा पिछड़ा हुआ गांव इसको कहते थे। लेकिन जब से 1.5 वर्ष हम लोग निर्वाचित हुए हैं, हम लोगों ने एक टीम वर्क बनाकर काम किया है। अभी ये जो कार्य आप देख रहे हैं पुल का निर्माण, ये पुल इस टिमली की महत्वाकांक्षी योजना की तरह था कि यहाँ पर मजरा है बगल में हमारे चिड़ी भेली नाम से, वहाँ पर आवागमन कट जाता था। तो लोगों को जब तक पानी बहुत तेज़ी से यहाँ रिड्यूस होता है, तो होने तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन इनकी बहुत दिनों से मांग थी, जिसे आज जिला पंचायत हमारी सदस्य हैं पूजा रावत जी, इनके कर कमलों द्वारा और मेरे उसके सहयोग से इस कार्य को हम करा रहे हैं। और विगत इनकी 10 साल से इसकी मांग थी कि इस पर कोई ना। रामनगर के हल्द्वानी प्राइवेट बस अड्डे के पास सिंचाई नहर में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि शव स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जहां पर जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही लोगों की मदद से शव को बाहर निकलवाया गया। और वहीं शव की शिनाख्त ना होने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और साथ ही पुलिस का कहना है कि 72 घंटे तक शिनाख्त ना होने पर पुलिस शव का अंतिम संस्कार कर रिपोर्ट सुरक्षित रख लेगी। आज एक सूचना आई थी कि किसी व्यक्ति का एक शव पड़ा हुआ है नहर में। इस सूचना पर हम लोग यहाँ आए हैं। डेड बॉडी को बाहर निकाला गया है, निकाल कर उसको अभी मोर्चरी रखवाया जा रहा है और आसपास के लोगों से पता कराया जा रहा है कि मरने वाला व्यक्ति कौन है। अभी उसकी शनाख्त नहीं हो पाई है। शनाख्त होने के बाद ही फिर इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जो 72 घंटे की एक सीमा होती है। अगर तो उस दौरान इसकी शनाख्त हो जाती है तो पहले करा दिया जाए, नहीं तो 72 घंटे के बाद इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। रानीखेत अस्पताल में विभिन्न समस्याओं और साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की यहाँ पर को लेकर ही रानीखेत विधायक करण महारा ने भी धरना प्रदर्शन किया।
और विधायक करण महारा ने यहाँ पर कहा है कि उन्होंने रानीखेत अस्पताल को लेकर विधानसभा में भी प्रश्न पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर 15 दिन के अंदर फिजिशियन का पद नहीं भरा गया तो यहाँ पर आमरण अनशन शुरू करेंगे। राजकीय चिकित्सालय में मरीज आपको बता दें कि यहाँ पर काफ़ी दूर से आते हैं और शादी क्षेत्र में भी उपचार के लिए यहाँ पर लगातार आते रहते हैं और अस्पताल में 2 साल से फिजिशियन का पद खाली पड़ा है, जिससे मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और करण महारा ने सरकार पर अस्पताल की उपेक्षा का भी आरोप लगाया और कहा कि सरकार रानीखेत के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। CMS डॉक्टर के पांडे ने बताया कि पदों की कमी को लेकर उच्चाधिकारियों को भी पूर्व में यहाँ पर जानकारी दी गई है। SDM पूर्वा पांडे ने भी प्रदर्शनकारियों को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। और चलिए बात करेंगे डाकपत्थर की। डाकपत्थर शक्ति नहर में जल विद्युत निगम की भूमि पर बसी अवैध बस्ती को लेकर डाकपत्थर भी अब नींद से जागता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर पहले वो भूमि सिंचाई विभाग की थी, लेकिन कुछ समय पहले ही बिजली विभाग डाकपत्थर को ट्रांसफर कर दी गई थी और जिसका रखरखाव जल विद्युत निगम ही यहाँ पर कर रहा है। और जब जल विद्युत निगम के अधिकारी तहसीलदार के साथ भूमि पैमाइश करने के लिए नाप तोल कर चेतावनी बोर्ड लगाने की तैयारी कर रहे थे तो अवैध रूप से बसे लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध करने वालों का यहाँ पर कहना था कि वे लोग वहाँ पर वर्षों से रह रहे हैं, अगर उन्हें वहाँ से हटाया गया तो वे लोग बेघर हो जाएंगे। वहीं जल विद्युत निगम के यहाँ पर अधिकारियों का भी कहना है कि भूमि जल विद्युत निगम की है और वहाँ पर सोलर प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है और साथ ही वहाँ पर जितने भी अवैध कब्जे हैं उन्हें हटाया जाएगा। हम इसलिए परेशान हैं, ठहरेंगे कभी तो यहाँ निशान लगा दें, कभी बोर्ड, बच्चे भी बीमार, हम भी हार्ट के मरीज। यहाँ हमें इतनी परेशानी दे रखी, एक दिन में घर नहीं बने। यहाँ जमीन किसकी है? हमारी है, पट्टे है हमारे पास। बिजली विभाग तो पैसे भी खा रहा, नौकरी भी खा रहा, जमीन भी उनकी है। हम यहाँ के रहतवान हैं, 50 साल हमारी 7वीं पीढ़ी चल रही है यहाँ। हम तो ये चाहे हमें परेशान न करें, हमारे घर घुर के पास ना है, हम लेकर नहर में कूद देंगे नीने सबको। हमारे पास सब बिना कागजात के बैठे हैं 20-50 साल से यहाँ। ये जो पर्यटन से संबंधित जो भूमि है हमारी, जो सिंचाई विभाग से अब हस्तांतरण हो गई है यूजीवीएनएल लिमिटेड को, इसका हमने चिन्हीकरण कर लिया है और फिलहाल में हम जो है बोर्ड लगवा रहे हैं ताकि अतिक्रमण को रोका जा सके। लोगों में जागरूकता है कि आगे वो अतिक्रमण ना करें। इन लोगों को हमने नोटिस दे रखे हैं, नोटिस हमने प्रशासन को भी भेज रखे हैं और उस पर प्रक्रिया चल रही है। हम इसलिए परेशान हैं, ठहरेंगे कभी तो यहाँ निशान लगा दें, कभी बोर्ड, बच्चे भी बीमार, हम भी हार्ट के मरीज। यहाँ हमें इतनी परेशानी दे रखी। और ऋषिकेश में कैंसर और साथ ही निजी बीमारियों से जूझ रही गरीब परिवार की महिलाओं का प्रसाद हॉस्पिटल सहारा बनने जा रहा है। अस्पताल में निजी बीमारियों के महंगे टेस्ट और साथ ही ऑपरेशन के साथ दवाइयां तक यहां पर फ्री देने का फैसला डॉक्टर हरि ओम प्रसाद ने किया और ये सुविधा शहर की हर जरूरतमंद महिला तक पहुंचे, इसके लिए अस्पताल में शिविर भी लगाया गया है, जिसका शुभारंभ नगर निगम की महापौर अनीता ममगाई, रोटरी और साथ ही इन्वॉल्वर क्लब के सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर किया है। पहले ही दिन यहां पर 100 से भी अधिक महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और अस्पताल प्रबंधन वर्ग में यहां पर ज्यादा से ज्यादा शिविर का लाभ उठाने की भी अपील महिलाओं से कर रहा है। तो आपको बता दें कि जरूरतमंद की सुविधाओं के लिए शिविर का आयोजन किया गया और कई बीमारियों से निजात दिलाएगा प्रसाद हॉस्पिटल। और कई बीमारियों से निजात दिलाने को लेकर अब जिस तरीके से लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज महंगे होते जा रहे हैं और उसी के तहत यहां पर ये जो है आगे बढ़कर आ रहा है और अस्पताल प्रबंधन ने एक शिविर का आयोजन किया और दावा किया जा रहा है कि महिलाओं का यहाँ पर इलाज फ्री किया जाएगा। निःशुल्क महिला जांच को लेकर ये यहाँ पर शिविर लगाया गया और साथ ही आपको बता दें कि उसका फायदा ज़रूरतमंदों की सुविधा और साथ ही महिलाओं का यहाँ पर इलाज फ्री में करने की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि इस तरह के आयोजन से कितना फायदा स्थानीय लोगों को मिलता है और इस तरह का अभियान कितना कारगर साबित होता है। अच्छी पहल है, इस तरह की पहल हर एक हॉस्पिटल को करनी चाहिए, हर एक अस्पताल को आगे आना चाहिए।
कई बीमारियों से निजात तो दिलाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जो अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत लगातार जो है अच्छा काम हो सकता है। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है महंगे टेस्ट और साथ ही दवाइयाँ, इलाज जो महंगे होते जा रहे हैं, इसी बीच एक अच्छी पहल यहाँ पर प्रसाद हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ से की गई है। तो आपको बता दें कि महंगे टेस्ट और दवाइयों सहित ऑपरेशन के यहाँ पर जांच भी फ्री होगी, इलाज महिलाओं का फ्री में किया जाएगा। और आपको बता दें कि प्रसाद हॉस्पिटल आगे आया, ऑपरेशन होगा निःशुल्क। अब आपको बता दें कि जो क्षेत्र की जो जनता है, जो महिलाएं हैं, वो इसका लाभ उठा सकती हैं। एक तो डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोपी करिए, जिसमें बच्चेदानी के मुफ्त जो सर्विक्स होता है उसकी जांच करते हैं। उसमें काफ़ी सारी महिलाओं में ये जैसे सर्वाइकल एक्ट्रोपियन करके, जिससे लंबे समय तक सफ़ेद पानी चलता है, जिससे और वो प्री कैंसरस भी होती है, वो देखा गया। और काफ़ी मरीजों में सर्विसाइटिस देखी गई। और इसमें जो दूसरा जो टेस्ट जो मेन हुआ वो हुआ ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, जिसमें से काफ़ी मरीजों के जैसे गांठ की, अंडाशय में गांठ, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और फाइब्रॉइड्स आदि पता चले मरीजों में। एक तो डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोपी करिए, जिसमें बच्चेदानी के मुख्य जो सर्विक्स होता है उसकी जांच करते हैं। उसमें काफ़ी सारी महिलाओं में ये जैसे सर्वाइकल एक्ट्रोपियन करके, जिससे लंबे समय तक सफ़ेद पानी चलता है, जिससे और वो प्री कैंसरस भी होती है। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि देहरादून की एक बार फिर से उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा फेरबदल। बेबी रानी मौर्य को सौंपा इस्तीफा। इस्तीफा जो है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सौंप दिया, राज्यपाल को मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से त्रिवेंद्र रावत ने अपने सीएम पद से इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको, जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा था और वही हुआ। इस तरीके से उत्तराखंड के नेतृत्व में बदलाव की बात कही जा रही थी, एक बार फिर से बदलाव हुआ है। और आपको बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। बड़ी खबर देहरादून से इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से 2 दिन से लगातार उत्तराखंड के नेतृत्व को लेकर तरह तरह के जो सवाल हो रहे थे, निकल कर सामने आ रहे थे, उस पर अब विराम लग चुका है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब देखना होगा कि नए मुख्यमंत्री के नाम पर किस मोहर लगती है, किसका नाम जो है निकलकर सामने जिस तरह से आ रहा है धन सिंह रावत का। और आपको तो डिप्टी सीएम पद को लेकर भी नाम आगे आ रहे हैं, लेकिन राज्यपाल को मिलकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब कई सवाल भी निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से अब नया नेतृत्व में जो है मिलेगा, नया मुख्यमंत्री होगा उत्तराखंड का। और अब देखना होगा जिस तरीके से बदलाव उत्तराखंड में किया गया है, राजनीति जिस तरीके से अब क्या बदले, क्या रुख होगा, क्योंकि समीकरण बदलेंगे। जिस तरीके से अब नेतृत्व की जो बात कही जा रही थी, उसको लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे, उस पर पूर्ण विराम लग चुका है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से राज्यपाल को मिलकर इस्तीफा सौंप दिया है। और बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है और 1 साल का वक्त बचा है। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे थे और उससे पहले ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया है, क्योंकि कई अटकलें लगाई जा रही थी, विधायकों की नाराजगी देखना यहाँ पर देखी जा रही थी, और साथ ही मंत्रिमंडल का विस्तार न होना, तरह तरह के सवाल थे जो नाराजगी लगातार निकलकर सामने आ रही थी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को कल दिल्ली बुलाया गया, पार्टी हाईकमान से बातचीत हुई और उसके बाद वापस उत्तराखंड लौटते हैं। और आपको बता दें कि अपने पद से इस्तीफा राज्यपाल को मिलकर सौंप दिया है। राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। और साथ ही आपको बता दें, अब जिस तरीके से देहरादून से खबरें निकलकर सामने आ रही थी, देहरादून और साथ ही दिल्ली तक
सियासी सरगर्मियां तेज थी और अनुमान जो लगाया जा रहा था वो खत्म हो गया है और पूर्णविराम लग चुका है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। बदलाव है और आपको बता दें कि बेबी रानी मौर्य को यानी कि जो राज्यपाल हैं उनको इस्तीफा सौंप दिया है। अब उत्तराखंड के नेतृत्व में बदलाव हो रहा है। 1 साल के बाद विधानसभा का चुनाव होगा, समीकरण बदलेंगे और सवाल होगा बड़ा अहम कि आखिरकार अब जो 1 साल का वक्त बचा है इसमें जो नाराजगी भी पार्टी के बाकी विधायकों में है उसको कैसे साथ में लाया जाएगा और जो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बाकी और तमाम चीज़ों को लेकर जो अंतर्कलह बीजेपी में चल रही थी, उत्तराखंड के नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठ रहे थे, अब उस पर पूर्णविराम लग चुका है और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से राज्यपाल को मिलकर इस्तीफा सौंप दिया है। अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे और डिप्टी सीएम का पद भी अब जो है उस पर भी विराजमान होंगे, डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। और उसके बाद आपको बता दें कि जिस तरह से 2022 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, 1 साल का वक्त है, 1 साल में कई चीज़ों को साधना होगा, सभी को साथ लेकर भी चलना होगा और जिस तरीके से नाराजगी पार्टी के अंदर अंतर्कलह जो चल रही थी बीजेपी के अंदर उसको दूर कैसे किया जाएगा, सभी को साथ लेकर चलना भी एक बड़ा अहम सवाल होगा कि आखिरकार सबको साथ लेकर और कैसे आगे बढ़ा जाएगा। 2022 में जो चुनाव होगा उसमें क्या कुछ समीकरण निकल कर सामने आएंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। इस तरह की चर्चाएं लगातार जो हैं 2 दिन से लगातार जो है निकलकर सामने आ रही थी। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक तो राजनीतिक गलियारों में जो है सियासी गर्मियां तेज हो रही थी और आपको बता दें कि जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने सीएम पद से इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा है और अब जो आगे की जो रणनीति होगी, आगे की जो अब देखना होगा कि उत्तराखंड का नेतृत्व किसको दिया जाता है और कौन विराजमान होगा सीएम के पद पर, डिप्टी सीएम के पद पर कौन विराजमान होगा। नाम तो कहीं निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि अब जो 2022 में विधानसभा का चुनाव भी होगा और उसमें इस पूरे समीकरण को कैसे साधा जाएगा, क्योंकि 1 साल का वक्त बचा है, विकास को लेकर भी बातचीत होगी, सवाल कई हैं और 4 साल का जो कार्यकाल पूरा होने जा रहा था उत्तराखंड सरकार का, उससे पहले ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने सीएम पद से इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं और जिस तरीके से लगातार अटकलें लगाई जा रही थी उत्तराखंड के नेतृत्व को लेकर, वो सारी अटकलें अब खत्म हो गई हैं, पूर्णविराम लग चुका है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं। आपको बता दें कि देहरादून से इस वक्त की खबर, राजभवन पहुंचकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने सीएम पद से इस्तीफा सौंप दिया है और थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम पद से इस्तीफा दिया और साथ ही आपको बता दें कि अब देखना होगा जो पीसी की जाएगी त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से, इसमें क्या कुछ वो कहेंगे, क्या कुछ जानकारी देंगे। बड़ी अहम जानकारी निकलकर सामने आ सकती है, लेकिन अब तक की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि राजभवन पहुंचकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने सीएम पद से इस्तीफा सौंपा है। कई दिन से उत्तराखंड से दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में कई सवाल निकलकर सामने आ रहे थे, पार्टी के अंतर्कलह की भी चर्चाएं लगातार सामने आ रही थी और आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को पार्टी हाईकमान ने दिल्ली में तलब किया था। सब कुछ अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली पहुंच गए थे। पार्टी हाईकमान से बातचीत हुई, उसके बाद वापस उत्तराखंड पहुंचते हैं और आपको बता दें कि बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा था, तरह तरह के सवाल निकलकर सामने आ रहे थे, लेकिन उन सभी सवालों पर पूर्णविराम लग चुका है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने सीएम पद से इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। अब बड़ी जिम्मेदारी उत्तराखंड का नेतृत्व किसी और को मिलेगा और देखना होगा जो 1 साल का जो अब वक्त बचा है, विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं 2022 में, अब ये पूरे 1 साल को कैसे साधना होगा, सबको साथ लेकर चलना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं और 1 साल का वक्त है। अब 4 साल पूरे होने जा रहे थे उत्तराखंड के सरकार के कार्यकाल को और
उत्तराखंड सरकार के कार्यकाल के जो 4 साल पूरे होने थे उसको लेकर कार्यक्रम भी आयोजित होने जा रहे थे 18 तारीख को, लेकिन बड़ा अहम सवाल और इससे बड़ी जानकारी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने सीएम पद से इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। बड़ा फेरबदल उत्तराखंड की राजनीति में देखने को मिल रहा है। अटकलें तेज थी और सभी अटकलों पर पूर्णविराम लग चुका है और आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। अब देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ जानकारी देंगे, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से जो अटकलें लगाई जा रही थी उत्तराखंड के नेतृत्व को लेकर, जो सवाल उठाए जा रहे थे, उन सभी सवालों पर अब पूर्णविराम लग चुका है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने सीएम पद से इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। उत्तराखंड में विकास और साथ ही उत्तराखंड में मंत्रिमंडल और साथ ही कई सवालों को लेकर अंतर्कलह लगातार जो है बीजेपी में देखी जा रही थी और इसी पूरी अंतर्कलह को भी खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन कई सवाल लगातार हाईकमान तक जो है पहुंचते रहे और उसी के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली में तलब किया गया पार्टी हाईकमान की तरफ से और त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिल्ली पहुंच गए थे कल और वहां पर पार्टी हाईकमान से बातचीत हुई और उसके बाद वापस उत्तराखंड लौटे। यहां पर भी उत्तराखंड में लगातार नेताओं के बीच बैठकों का दौर लगातार जारी रहा, लेकिन इस वक्त की बड़ी अहम और जानकारी हम आपको बता रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने सीएम पद से इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। अब उत्तराखंड के नेतृत्व को लेकर भी कि आखिरकार अब किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से अंतर्कलह को लेकर सवाल जो खड़े हो रहे थे, लगातार विपक्ष भी चुटकी ले रहा था अंतर्कलह को लेकर, लेकिन जिस तरीके से लगातार सवाल भी खड़े हो रहे थे कि सब कुछ उत्तराखंड की सरकार में, उत्तराखंड की बीजेपी नेतृत्व में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सवाल तो कई थे लेकिन उन सभी सवालों पर पूर्णविराम अब लग चुका है। और अब आपको बता दें कि जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री कौन होंगे, क्योंकि नाम तो कई हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं और डिप्टी सीएम पद पर भी विराजमान होंगे और 1 साल का वक्त है उत्तराखंड में जो विधानसभा का चुनाव होगा 2022 में। इस पूरे 1 साल को कैसे साधा जाएगा और जो नाराजगी बाकी और नेताओं में, विधायकों में है, उसको भी साथ लेकर चलना होगा। और जिस तरीके से मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी जो सवाल उठाए जा रहे थे उस पर भी काम करना होगा। सबको साथ लेकर, जिस तरीके से बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसी के तहत अब आगे बढ़ना होगा। 1 साल जो आने वाला है वो उत्तराखंड सरकार के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरीके से जिन सवालों के साथ बदलाव हुआ उन सवालों पर ही कैसे काम किया जाएगा, ये एक बड़ी अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड से जिस तरीके से उत्तराखंड में जो फेरबदल देखने को मिल रहा है, और एक और बड़ी जो है अहम जानकारी मैं आपको बता दें कि 2016 में जब राज्य में हरीश रावत की सरकार थी तभी मार्च के महीने में ही उथल पुथल वहाँ पर देखने को मिली थी। और अगर पिछले साल की बात की जाए, पिछले साल भी मार्च में ही त्रिवेंद्र सरकार में जो है इस तरह का जो है मामला निकल कर सामने लगा, लेकिन इस बार जो है एक बार फिर से मार्च के महीने में ही त्रिवेंद्र सरकार से जो है अपने सीएम पद से त्रिवेंद्र जी ने अपना जो है इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल को मिलकर इस्तीफा सौंपा। अब एक आने वाला जो कल है, आने वाले जो दिन हैं वो बीजेपी और साथ ही उत्तराखंड सरकार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं।